फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारा इवनिंग सेशन जो प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव आता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग देखते हैं क्लास 10th और 12th की क्लासेस। आज का जो सेशन है वो स्पेशली क्लास 10th का सेशन है और क्लास के 10th के सेशन में अंतिम टॉपिक हमें जानना है जिंक का डिस्कशन। जिंक के डिस्कशन के बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि अगले क्लास में एक जिंक के डिस्कशन के पॉइंट को देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बेटर बेस से आज के क्लासेस में जो क्विज सेक्शन होगा उसमें बेटर मार्क्स गेन कर सके। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देंगे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, हमारा मॉर्निंग सेक्शन भी आपका जनरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स लाइक IAS, PCS या फिर बिहार दरोगा या स्टेट पुलिस, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम की प्रिपरेशन मॉर्निंग 9 बजे से लाइव सेशन में आती है। आप सभी भी इसे देखें। ये सेशन कंप्लीट ओरिएंटेड है आपके एग्जाम्स के बेस पर और आपके बेसिक नॉलेज पे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं जिंक के डिस्कशन के बारे में। पिछला क्लास हमने देखा था कॉपर के और एल्युमिनियम के, इन 2 पॉइंट को हमने देखा था कि उनका डिस्कशन कैसे किया जाता है। लेकिन आज के क्लास में स्पेशली जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा जिंक का डिस्कशन। क्वेश्चन आती है कि आखिर जिंक का डिस्कशन कैसे होता है। तो हम जैसा कि अभी तक पढ़ते आए हैं कि खनिज चाहिए, खनिज में भी अयस्क होना चाहिए, अयस्क से हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं, अलग अलग विधि से डिस्कशन किया जाता है। इस विधि को हम जानेंगे, इसमें भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा सभी पॉइंट का हमने कीवर्ड बताया है, इसका भी कीवर्ड बताएंगे और कीवर्ड से ही आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। आपको किसी भी जरूरत नहीं है कि पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में किसी भी पॉइंट को आपको याद रखना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं शुरू से अब तक आपको कहते आ रहा हूँ कि कभी भी रटने की जो बीमारी है वो मेरे सेशन में अलाउ नहीं होगी, ठीक है। अर्थात कि रटना आपको भूलकर मेरे साथ आना पड़ेगा, अर्थात मेरे साथ रटना मना है आपको, क्योंकि हम आपको देंगे ऐसे कीवर्ड जिन कीवर्ड का यूज करके आप कर सकते हैं बेटर, बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए। रटते तो वो है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फ्रेंड्स, तो फटाफट अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए ताकि सेशन हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। और जो भी स्टूडेंट सेशन में आ चुके हैं तो एक बार थम्स अप कीजिए ताकि मुझे लगे कि सेशन को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर लिखिए कि आप सभी रेडी हैं। मैं बोलता हूँ तो सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट का ही आंसर आता है कि भाई अब स्टार्ट किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने स्टूडेंट भी हो सभी स्टूडेंट एक बार थम्स अप कीजिए कि हाँ भाई स्टार्ट किया जाए, रेडी किया जाए आज का सेशन। जरा फास्ट कीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि आज हमें ऑब्जेक्टिव सेशन भी ले जाना है। ऑब्जेक्टिव सेशन के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसलिए फटाफट कीजिए क्योंकि हम इसे जल्दी खत्म करके चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेशन पर चले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, थम्स अप तो आने लगे हैं, सभी को कीजिए, फटाफट बोलिए कि रेडी है। रेडी है सब कोई? चलिएगा, रेडी है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले ये देखिए आपका कि जिंक का हमें करना है डिस्कशन, अर्थात कि जर्डन का करना है डिस्कशन। तो जैसा कि पता है इसके लिए हमें क्या चाहिए, अयस्क चाहिए, और जिंक का सबसे ज़्यादा फैमिलियर अयस्क कौन है, जिंक ब्लेड और कैलामाइन। 2 है आपका, एक जिंक ब्लेड और दूसरा कैलामाइन। मैंने बार बार बोला है, इस बार भी बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला अर्थात समीकरण और इनके नाम जरूर याद रखिएगा जो भी अयस्क है। तो जिंक ब्लेड का क्या हो गया, Zn(S) और कैलामाइन का क्या हो गया, Zn(CO3). फ्रेंड्स, मुख्य अयस्क का समीकरण देखते ही देखते आपको लग गया कि बस इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे और कैसे निकाल सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कैसे निष्कर्षण की क्रिया होगी।
बताओ फ्रेंड्स, इसके लिए कोई विधि की आपको बताने की आवश्यकता है क्या? क्या देखते हुए आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि जेड देख लिए तो भाई जिंक सल्फाइड है तो एस वाला हो गया, अर्थात कि सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क को किस विधि से बनाते हैं, फटाफट किस करो कमेंट्स फटाफट। दूसरा है कार्बोनेट, और कार्बोनेट वाले को हम कैसे निकालते हैं? बताओ फ्रेंड्स, क्या इससे इजी तरीका कोई हो सकता है कि टॉपिक स्टार्ट हुआ, टॉपिक स्टार्ट होने के साथ ही आपको पता लग जाए कि पढ़ना क्या है, उनकी सारी बातें कैसे हमें निष्कर्षण की क्रिया करनी है, सारी प्रोसेस आपको देखते देखते दिमाग में आ जाए, जबकि आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी। बताओ इससे इजी मेथड आपको क्या चाहिए कि आप अयस्क का नाम देखा और अयस्क का नाम देख के आंसर आप खुद बताने लगे कि सर Zn लिखा हुआ है अर्थात जिंक सल्फाइड है, अर्थात कि सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क में करते हैं हम लोग भर्जन विधि का यूज, और ZnCO3 यह कार्बोनेट इसमें अयस्क है, और कार्बोनेट अयस्क के साथ यूज करते हैं हम लोग निस्तापन विधि। बताओ फ्रेंड्स, यह आपका मुख्य अयस्क देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं? आप आसानी से चाहो तो इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को डील कर सकते हैं, कर सकते ही नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, हम तो सिर्फ आपको गाइड देने वाले हैं, हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर करें। पढ़ते तो आप अपने टैलेंट से है, आपका टैलेंट ही आपको तेज बनाता है, किसी टीचर का टैलेंट आपको तेज नहीं बना सकता है। इसलिए आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, और मैं जितना चाहिए आपको हेल्प उतना बेहतर से बेहतर गाइड देने की कोशिश करूंगा। आइए फ्रेंड्स, तो ये जिंक सल्फाइड, आपका जिंक सल्फाइड अर्थात कि जिंक ब्लेड देखते ही और कैलामाइन देखते ही आपके माइंड में लग गया कि दो विधि से हम इसे बना सकते हैं, एक तो आपका वर्जन और दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? दूसरा कौन सा है? निस्तापन विधि। इस दोनों विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात निष्कर्षण की क्रिया कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला याद करना बिल्कुल आसान है, ZnS और दूसरा ZnCO3। ZnS जिंक ब्लेड का और कैलेमाइन का ZnCO3। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? चलिए क्लियर है तो आगे की बात करते हैं। अब देखो कि इसके निष्कर्षण की क्रिया कैसे होगी। तो अभी हमने बताया कि जब देख कर समझ में आ गया हो तब तो आगे की आपको दिमाग में कुछ लगाना ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, जो अयस्क है उसे हम क्या करेंगे, अयस्क को पहले हम क्रेशर में डालेंगे, क्रेशर में या स्टैम्प मिल में। स्टैम्प मिल की सहायता से हम क्या करने वाले भाई, जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाएंगे। हम तो शुरू से करते आ रहे हैं कि अयस्क के बड़े हैं, बड़े पार्टिकल, इसको छोटे पार्टिकल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेशर मशीन में या फिर किस में यूज करना पड़ेगा, स्टैम्प मिल में। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सब किसी को? उसके बाद जब चूर्णित अर्थात कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपको इसको हम, ये बड़ा पार्टिकल्स था इसको हमने तोड़ के क्या कर लिया, इसे तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने बना लिया। ये देखिए ऐसा ऐसा पार्टिकल हमने बना लिया। अब क्या करना है, इस पार्टिकल का सांद्रण अर्थात कि चूर्णित अयस्क का हमें क्या करना है, सांद्रण करना है। तो सांद्रण भी हम दो विधि से, अलग अलग विधि से कर सकते हैं। एक तो है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरा होता है एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब मान लो कि अब चुंबकीय पृथक्करण यूज कब करेंगे और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कब यूज करेंगे। नीचे दे रहा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए ये दे रहा है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब बात यह है कि इसको आप यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता देता हूं। आप देखते देखते कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ईजी है। ये देखिए ये हो गया मान लीजिए एक चक्कर अर्थात पहिया। एक और पहिया ले लेते भाई, क्योंकि हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है गांधी जी का चरखा। ठीक है, दो पहिया ले लिया हमने और दोनों पहिए को हमने क्या किया, एक साथ अटैच कर दिया। ये देखिए एक साथ हम अटैच कर दिए। ठीक है भाई,
दोनों को हमने अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद क्या कर दिया कि इस दोनों पहिए में एक ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक ऐसा यूज कर दिया, टेक्निक ऐसा लगाया कि यह जो होगा हमेशा मूव करेगा। यह मूव करने के लिए इसे घूमने की व्यवस्था कर दिया। जब ये घूमेगा तो ओबियसली सी बात है कि इसके ऊपर जो पट्टा लगा हुआ है ये भी आगे की तरफ भागेगा। ऐसे भागेगा या नहीं भागेगा, बताओ फ्रेंड्स? भागेगा ऑब्वियसली। और भागने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर इसके ऊपर एक टिप का आकार बना लेंगे। इस फॉर्म में एक आकार बना देंगे जिनसे कि मटेरियल क्या हो, आपका चूर्ण जो है इस पे गिरता रहे। अब चूर्ण इस पर गिरेगा और ये पहिया आगे की तरफ बढ़ेगा तो बताओ यह इधर से जाके इस साइड में ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। जो भारी होगा वो तो यहीं पे गिर जाएगा और जो हल्का होगा वो दूर भाग जाएगा। बताओ दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? जो भारी भारी होने वाला है वह क्या होगा, वह नजदीक गिरेगा और जो आपका हल्का होगा दूर। जो भारी होगा यहाँ से ऐसे आया, ये देखिए, और आने के बाद भारी वाला नीचे ही गिर गया। लेकिन जो हल्का होगा वह क्या होगा, वो दूर जाएगा। इस फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ फ्रेंड्स? तो इस तरह से जो हमारे पास जिंक सल्फाइड के जो बड़े अयस्क है वो हमें क्या होंगे, नीचे के रूप में, अर्थात कि इस वाले पार्ट पे हमें प्राप्त हो जाएंगे और जो बेकार पदार्थ है वो दूर की तरफ निकल जाएंगे। तो यह मेथड हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्व पृथक्करण मेथड। अर्थात हमने क्या किया, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किया कि जो भारी कण होगा उसको खींच कर नीचे ले ले और जो हल्का कण है दूर भाग जाए। तो हमने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किया, इसलिए इसका नाम रखा गया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अर्थात कि गुरुत्वाकर्षण बल का यूज करके हमने क्या किया, बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लिया और छोटे पार्टिकल और सुधियों को अलग कर दिया। यह मेथड हमारा कहलाया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आप लोगों को क्लियर है तो यकीन मानिए कि आपका जो चुंबकीय मेथड है, चुंबकीय पृथक्करण है, वो और इजी होने वाला है। बताओ फ्रेंड्स, ये क्लियर है सबको? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के लिए हमने क्या किया, दो चक्री लिया, दो चक्कर लिया, एक इधर लिया, एक चक्कर इधर लिया, एक चक्कर ये लिया और दूसरा चक्कर यहां पे लिया। अब दोनों चक्कर के ऊपर एक पट्टर सा लगा दिया, एक पट्टा सा लगा दिया और उसके ऊपर टीप की तरह संरचना बना दिया ताकि ऊपर से मटेरियल गिरता रहे और गिरने के बाद नीचे उस पट्टे पर जाता रहे। ऊपर से कैसे बना दिया, गोलाकार सा पट्टा सा, जैसे टीप होता है, तिल वो रखते हैं हम लोग जिसमें, ऐसे ऊपर से गिरता रहा और गिरने के बाद पट्टा पे कंटिन्यू जाते रहा। अब इस कंडीशन में जब पट्टा पर कंटिन्यू जाते रहा, उस कंडीशन में क्या होगा कि पट्टा गोल गोल घूमेगा और जो भारी कण होगा वह पहिए के नजदीक गिर जाएगा और जो बड़ा कण होगा वह दूर की तरफ निकल जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सबको? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बिल्कुल ईजी सा है, कुछ भी इसमें दिमागी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड को पहले क्रशर में डाल के छोटे छोटे पार्टिकल में किया। चूर्णित अयस्क को सांद्रित करने के लिए हमने गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज किया। फ्रेंड्स, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था सांद्रण। सांद्रण बाबू, सांद्रण का मतलब होता है साफ करना। सांद्रण का मतलब होता है साफ करना और साफ करने की अलग अलग विधि हो सकती है। आप धोकर साफ कर लीजिए। हमने यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया, फिर इसको धोकर साफ कर लेंगे, शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। सांद्रण का मतलब सांद्र करना, साफ करना, शुद्ध करना। आशा है कि सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर तो फटाफट एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि क्लियर है सब किसी को। तो हम आगे बताने वाले हैं आपको चुंबकीय पृथक्करण। सेम बेस से आपका दो पहिया उसमें भी रहने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? चलिए ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा इसी चीज में, आगे कुछ भी नहीं बना रहा मैं, इसी चीज में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमने जो दो पहिया लगाया था, इसमें पहला पहिया मान लीजिए हम आयरन का यूज किया है, ठीक है। अगर यह
विधि यूज कब की जाती है पहले ये जान लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यह विधि तब यूज की जाती है गुरुत्वीय पृथक्करण जब इसमें क्या हो, अशुद्धियाँ आपका हल्के कण के रूप में हो या आपकी भारी कण के रूप में हो, अर्थात कि अशुद्धि और शुद्धि के बीच में कोई हल्का हो और कोई ज़्यादा भारी हो, कोई हल्का हो और कोई ज़्यादा भारी हो, तब हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। लेकिन चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज कब करते हैं, जब दोनों एक ही भार का हो, जब दोनों का वजन एक ही जैसा हो, लेकिन एक ऐसा आपका अशुद्धि हो जो चुंबक से अट्रैक्ट होने वाला हो, अर्थात चुंबक से सट जाने वाला हो, तो उस विधि में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि दो पहिया होगा और एक पहिया हमारा क्या होगा, ये सेकेंड वाला जो पहिया है यह पहिया हमारा होगा चुंबक का। किस चीज का होगा बाबू, चुंबक का। अब जैसे ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ ये आएगा, ठीक है, और जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो चुंबक वाला मटेरियल यहाँ पे सट के नजदीक गिरेगा और जो चुंबक वाला नहीं होगा दूर भाग जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। यहाँ पे हमने दो पहिया लिया है और एक पहिया को नॉर्मल आयरन लिया है और एक पहिया को हमने क्या बना दिया, चुंबक बना दिया। और ऊपर से जब मटेरियल गिरा तो मटेरियल गिरने के बाद जब पट्टे पर घूमना शुरू किया तो घूमने के बाद क्या हो गया, जो चुंबक वाला मटेरियल है वह चुंबक वाले पहिए के नजदीक गिर गया और जो चुंबक वाला नहीं था वह दूर जाके गिर गया, जिसके वजह से आपको क्या प्राप्त हुआ, यानी चुंबक वाला जो शुद्ध मटेरियल है आसानी से प्राप्त हो गया आपको। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं। हमने दो मेथड आपको बताया, एक गुरुत्वीय पृथक्करण और दूसरा चुंबक पृथक्करण। तो गुरुत्वीय पृथक्करण में हमने दो जो लिया था आपका पहिया, वो किसी भी चीज का ले सकते हैं, कोई भी मेटल्स का ले सकते हैं, कोई भी धातु का आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन एक शर्त है कि जब आप गुरुत्वीय पृथक्करण का यूज करेंगे तो उसके सेकेंड वाला जो पहिया होगा वह स्पेशली क्या होना चाहिए भाई, वह स्पेशली और स्पेशली आपको चुंबक का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चुंबक वाला ही गिरेगा। ये वाला जो पहिया होगा ये कंफर्म है कि चुंबक वाला पहिया ही होना चाहिए। ये जो लाल दिख रहा है आपको, दिखा रहा है, ये जो पहिया होगा वो भी बिल्कुल चुंबक का होना चाहिए। यह जो बड़ा सा ब्लू दिख रहा है वो पहिया किसका होगा, चुंबक का होगा। और ये छोटा वाला पहिया जो दिख रहा है आपको, यह छोटा वाला पहिया जो होगा ये पहिया आपका किसका होगा, किसी भी धातु का ले सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अर्थात हमने दो मेथड जाना, गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण। एक में हम गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किए और दूसरे में हमने किसका यूज किया, चुंबकीय बल का यूज किया। हमने क्यों किया ये यूज, क्योंकि हमें चूर्णित अयस्क को सांद्रित करना था। तो हमने दो काम कर लिए, पहला अयस्क को क्रेशर में डाल के छोटा छोटा कर लिए और छोटा छोटा करने के बाद उसे सांद्रित करने के लिए दो मेथड अप्लाई किया, एक गुरुत्वीय पृथक्करण और दूसरा हमारा क्या था, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस दोनों विधि का यूज करके हमने क्या कर दिया, अयस्क को सांद्रित कर लिया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को। अयस्क का सांद्रण सब किसी का हो गया, क्लियर है सब किसी को। चलिए वेरी गुड। तो ये क्लियर है तो समझिए कि आपका बाकी सब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब जो इसमें मटेरियल प्राप्त होने वाला है, ठीक है, उसे क्या करना है, अर्थात कि ये मटेरियल जो प्राप्त हुआ इसमें झाग पलवन विधि के द्वारा और थोड़ा सा सफाई जो पार्टिकल्स होगा उससे या तो पहले साफ कर लीजिए, अर्थात कि इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में अपनाने से पहले उसे साफ कर लीजिए, धो लीजिए, ताकि छोटे छोटे धूलकर वाला पार्टिकल वो निकल जाए, ताकि आसानी से गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण हो सके। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले साफ रहेगा तो आसानी से जो पार्टिकल प्राप्त होगा उनका यूज हम कर लेंगे निष्कर्षण में। इसलिए आप इसमें तीन विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, कर लिया हम लोगों ने। पहला कि आईएस को क्रेशर में तोड़ा, दूसरा हमने इसे क्या कर लिया, धो लिया, अर्थात कि झाग पलवन विधि से इसे हमने साफ कर लिया, तीसरा हमने गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण विधि से हमने इसे सांद्रित कर लिया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं। तीन चीज हमने अभी काम किया, तीन काम, तीनों काम क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सब किसी को।
क्लियर है सब किसी को? चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में फटाफट बता दीजिए क्लियर है सब किसी को। चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ये देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरा हमारा क्या कर रहा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक आपका गुरुत्वीय है और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और दोनों पृथक्करण विधि हमने जान लिया। दोनों पृथक्करण में क्या करना है, एक बार चुंबकीय, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि जब चुंबकीय अशुद्धि हो तो उस कंडीशन में आप कौन सा विधि कीजिएगा इस्तेमाल, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय जब अशुद्धि के रूप में होगा तो क्या होगा, यह गोला के पास अच्छा चीज गिरेगा कि अशुद्धि गिरेगा, अशुद्धि गिरने वाला है, क्योंकि अशुद्धि क्या है, चुंबकीय अशुद्धि है, मतलब चुंबक से आकर्षित होने वाला, मतलब कि जो अशुद्धि है इसके पास नजदीक में गिरेगा और जो सही वाला मटेरियल है वो दूर जाकर गिरेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है कि नहीं सब किसी को फटाफट बताओ। अर्थात चुंबकीय अशुद्धि जब हो तो चुंबकीय पृथक्करण का यूज करेंगे, और जब इसमें नहीं हो आपका क्या कहते हैं चुंबकीय अशुद्धि, तब सिंपल सा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। क्लियर है सब किसी को? चलिए क्लियर, तो देखते हैं आगे। अब क्या करना है, जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया है, अब इसको कुछ कहने की जरूरत है आपको कि आपको जो सांद्रित अयस्क जो आपका प्राप्त हो गया जिंक सल्फाइड, अब इसको आप क्या कीजिएगा, जिंक सल्फाइड को भट्टी में डालिए, भट्टी में डालिए, भट्टी में डालकर उसको जितना मर्जी करे टेम्परेचर पे से खूब गर्म कीजिए इसे वायु की उपस्थिति में, और यह क्रिया क्या कहलाने वाली है, यह क्रिया कहलाएगी हमारी भर्जन। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, भर्जन क्रिया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक और बात हमने बताया था कि भर्जन क्रिया के फलस्वरूप हमें धातु के क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड। जिंक सल्फाइड अयस्क को, जो सांद्रित अयस्क था, उसको आपने टेम्परेचर देकर वायु की उपस्थिति में गर्म किया, और गर्म करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, धातु के ऑक्साइड। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो एक और बात आपको क्लियर हो गया होगा कि दूसरा जो बेचारा कार्बोनेट बचा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको कुछ कहने की जरूरत है कि कार्बोनेट का क्या कीजिए आप, कार्बोनेट को भी भट्टी में डालिए, लेकिन इसका काम कीजिएगा आप निस्तापन वाला। क्या काम करना है आपको, निस्तापन। निस्तापन का मतलब क्या, वायु की मात्रा थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि पहले से वहां पे कार्बोनेट है। हम वहां पर वायु की कमी क्यों करते हैं, क्योंकि पहले से वहां पर कार्बोनेट CO3 होता है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन यूज हो जाएगा किसमें, उसके ऑक्साइड बनाने में, और बाकी CO2 बन के बाहर हो जाएगा, इसलिए इसमें बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं? भर्जन विधि में हमने क्या किया था कि भर्जन विधि में तो सल्फर है, तो सल्फर को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया ताकि सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाए, अर्थात कि SO2 बन के बाहर निकल जाए। लेकिन यहां पर तो पहले से CO3 दिया हुआ है, तो CO3 दिया तो सीधा गर्म करेंगे तो ZNO प्राप्त होगा और CO2 जो होगा बाहर की तरफ चला जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं सब किसी को? क्लियर है सब किसी को? हमने सल्फाइड को भर्जन विधि से इसलिए यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें जो सल्फर होता है उसे हमें बाहर निकालना होता है, और सल्फर बाहर कब निकलेगा, जब उसे कराएंगे हम ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरी तरफ जो कार्बोनेट अयस्क है, जैसे ZnCO3 है, अब क्या करना है, इसको जैसे गर्म करेंगे तो ZNO अलग हो जाएगा, अर्थात जिंक के ऑक्साइड अलग हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाएगा। कौन सा गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है सब किसी को, या किसी को डाउट है कि भर्जन विधि का यूज उसमें क्यों करते हैं और निस्तापन का इसमें क्यों करते हैं? बहुत स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा विचार, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस इस वजह से पूछ नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डाउट आपके मन में उत्पन्न हो, उस डाउट को उत्पन्न होने से पहले ही मैं समझा दूं,
ताकि आपके मन में कभी डाउट रहे ही नहीं कि सर ने इस पॉइंट को नहीं समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे दो विधि यूज किया, भर्जन और निस्तापन। भर्जन किसके लिए? सल्फाइड के लिए, और निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक चार काम कर लिया हम लोगों ने। कौन कौन काम किया भाई? पहले तो क्रेशर में डाल के छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया। क्रेशर को फेर प्लवन विधि से हमने क्या कर दिया? झाग प्लवन विधि से उसे साफ कर लिया। शांतित होने के बाद हम उसे गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण यूज करके उसको सफाई कर लिया। और उसके बाद चौथा, जो पृथक्करण जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ उसको, जो सल्फाइड वाला था उसको भर्जन विधि से, और कार्बोनेट वाला जो था उसे निस्तापन विधि से हमने ऑक्साइड के रूप में बदल दिया। बताओ फ्रेंड्स, सब किसी को याद हो गया कि नहीं? समझ की बात छोड़ो, दिमाग में एकदम याद हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट बताओ मुझे। समझना तो दूर, याद हो जाएगा एकदम एक एक पॉइंट आपको कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में मैं पॉइंट याद करा दूंगा आपको। याद हो गया फ्रेंड्स किसी को? क्रेशर में छोटा टुकड़ा, दूसरा काम आपका झाग पलवन विधि से आपने साफ किया। तीसरा काम क्या किया आप लोगों ने? तीसरा गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, और चौथा भर्जन और निस्तापन से कर दिया इसका ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर सब किसी को? क्लियर है सब किसी को? वेरी गुड। अगर क्लियर है तो देखते हैं आगे। अब आगे जो ऑक्साइड बेचारा बचा हुआ है इसका अब क्या करने वाले हम लोग? जो ऑक्साइड बचेगा इनके जो रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, एक बार रिएक्शन देखिए, मजा आएगा। रिएक्शन में तो मजा आना चाहिए। ये देखिए, तो डिस्कशन में क्या मजा आने वाला वो देखिए, कितना इजी है। ये जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड को आपने भर्जन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो गया? जिंक के ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और बेचारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल गया। यह गैस जो था यह गैस के रूप में वायुमंडल में चला गया। बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर वहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर वहीं पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती तो यह किस में चेंज हो जाएगा? जिंक के सल्फेट में चेंज हो जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, किस में चेंज होगा? जिंक के सल्फेट में। और जिंक के सल्फेट को फिर से आपको ऑक्सीजन और देना पड़ेगा, तब जाके फिर आपको क्या प्राप्त होगा? ZNO प्राप्त होगा। इसलिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए आपको। अगर डायरेक्ट जिंक सल्फाइड को, अर्थात कि जो आपका जिंक ब्लेड है उसको जिंक ऑक्साइड में बदलना है, तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन बहुत अधिक होना चाहिए। नहीं तो कम दिए कि वो किस में चेंज हो जाएगा? जिंक सल्फेट में। और फिर जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन से कराना पड़ेगा रिएक्शन, तब आपको जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और O2 के गैस आपका निकलेगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ सब किसी को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ कि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, वो भी प्रचुर मात्रा में। ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन की कमी हमें भी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हमें होगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे ना जी। इसलिए ऑक्सीजन जिंक सल्फाइड को भी चाहिए और हम सबों को भी चाहिए। क्लियर सब किसी को? भर्जन विधि, भर्जन रासायनिक विधि सब किसी को क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगला, निस्तापन विधि का फॉर्मूला, समीकरण क्या कहता है। तो इसमें सिंपल से क्या कहने वाला है? ये तो सीधा दिख रहा है आपको बाबू कि जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे आपका ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी में, तो जिंक के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। और बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है आपका, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में सीधा ऊपर निकल जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, भागेगा कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि गैस गर्म होता है और गर्म गैस कभी भी ऊपर की तरफ हमेशा बढ़ना चाहती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ऊपर का रास्ता देखेगा, नीचे इसे कोई भी नजर आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को? जिंक कार्बोनेट का निस्तापन करके हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो फॉर्म में चेंज कर लिया है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। मेरी बातें किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट्स कीजिए, हम चाहेंगे थोड़ा सा और बेहतर वे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे,
क्योंकि हम जी जान लगा देंगे, लेकिन आपको बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं हम। चलिए फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया तो देखते हैं आगे की पॉइंट। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जिंक के ऑक्साइड हमने बना लिया। थोड़ा सा लगता है फोटो को छोटा करना पड़ेगा, फोटो बंद ही कर देता हूँ मैं, एडजस्ट हो जाएगा लगता है। मैं फोटो के साथ इसलिए क्लासेस लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन आप पे बना रहे, आप भागे नहीं कि हम देख रहे इधर, इसलिए आप भागेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट चालू करके क्लासेस और सो जाते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, सामने थोड़े ना है कि डंडा से पीटने वाले हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ लाइव सेशन में रहता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या आपका भर्जन या निस्तापन से प्राप्त धातु जो होगा उसे किसके साथ गर्म करना है, कोक के साथ गर्म करना है। कोक के साथ क्यों गर्म करेंगे, क्योंकि उसमें बेचारा ऑक्सीजन भी तो अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन भी तो चाहिए। ये कार्बन जो होगा वही तो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रिएक्शन करा के किस फॉर्म में लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक का जो ऑक्साइड प्राप्त था, ये जिंक का जो ऑक्साइड प्राप्त था उसे हमने क्या किया, कोक के साथ गर्म किया। और गर्म करने के बाद, गर्म जब हमने किया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से हटेगा। अब ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में से हटती है उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, फटाफट कमेंट्स कीजिए हमें कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हटता है उसे किस नाम से जानते हैं, फटाफट बताइए, जल्दी कीजिए। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हटता है उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं। जल्दी बताइए फटाफट, बिल्कुल इजी है, अपचयन विधि या फिर आम भाषा में कहें अवकरण विधि। जिस भी समय ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या फिर हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे कहने वाले हैं अपचयन विधि, अर्थात क्या फिर कह सकते हैं आप अवकरण विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन किया और जिंक प्राप्त किया, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपका ऑक्सीजन भी और कार्बन भी दोनों अलग हो गए। और यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन जिंक प्राप्त होगा उसमें शुद्धता कितना परसेंट रहेगा, 97.8% आपको जिंक शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सबको। हमने फटाफट क्या किया, इसमें जिंक के आपके पूरी आपका निष्कर्षण में पहला क्रेशर में छोटा छोटा पार्टिकल किया, छोटा पार्टिकल को आपने क्या किया, फेन पलवन विधि से साफ कर लिया। तीसरा काम आपने क्या किया, तीसरा वर्क आपने किया कि तीसरे वर्क में आपने उसमें क्या यूज किया, तीसरे वर्क में आपने उसे गुरुत्वापृथीकरण और चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज किया। और चौथा जो वर्क था आपका क्या किया, वह जो सांद्रित अयस्क था उसका भर्जन और निस्तापन करके ऑक्साइड के रूप में बदला। और लास्ट में जो ऑक्साइड प्राप्त था उसको कार्बन के साथ रिएक्शन कराया और जिंक शुद्ध रूप में प्राप्त किया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन से बाहर। यहाँ पे जो जिंक प्राप्त हुआ उसमें शुद्धता कितना परसेंट, 97.8% की शुद्धता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। पूरे जिंक के आपका निष्कर्षण में किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ये टेम्परेचर, इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा। 1673 केल्विन के ताप पर इसे क्या किया है, गर्म किया है। अपने आप में बड़ी चीज है ये, क्लियर है किसी को डाउट आज के सेशन में कुछ भी, इसमें जिंक के निष्कर्षण में किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आज का सेशन इसी पॉइंट तक रहने देते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट तक नहीं जाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। टाइम ज़्यादा होने के बाद आपको लगती है नींद, आप चाहते हैं भागना, और मैं नहीं चाहता कि हमारे सेशन में कोई भी स्टूडेंट सोए। इसलिए आप क्या कीजिए, अगले सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे, कल आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स फ्रेंड्स। कल मिलते हैं फिर
इसी टाइम इसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।